साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान में होने वाली सन 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम राजस्थान में 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे तो उस संबंध में हम किन किन आयामों को छूने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से हम इसके टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान या उस समय के राजपुताने की क्या स्थितियां थी, वे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से यहाँ के शासक, सामंत और आम जन ने क्रांति का रास्ता चुना। अगला टॉपिक हम देखेंगे, क्रांति के समय राजपुताना की क्या स्थिति थी, कौन कहाँ का शासक था, कौन कहाँ के सामंत थे, किस प्रकार की छावनियां थी राजस्थान में, कौन किस पद पर आसीन था, वे सारी बात हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ और कैसे हुआ। अगला हम बिंदु देखेंगे, राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से। जैसे आप क्रांति के संदर्भ पढ़ते हो, नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, जितने भी आप ये केंद्र पढ़ते हो सारे बात हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व, क्रांति में सहयोग करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व कौन से रहे। जैसे आप नाम पढ़ा होगा डूंग जी, जवाहर जी, या फिर आपने नाम पढ़ा होगा आपके तात्या टोपे। तो ऐसे खूब सारे नाम हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे, क्रांति असफल क्यों हुई। फिर हम देखेंगे क्रांति का स्वरूप, क्रांति की प्रकृति क्या है, और अंत हम देखेंगे इस क्रांति के क्या परिणाम रहे, इस क्रांति से हमें क्या सीखने को मिला, इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहे, वो सारी बातें हम इस पॉइंट पर पढ़ेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने खूब सारे बिंदु लिखे हुए हैं। आप इस टॉपिक को इन्हीं बिंदु के अनुसार पढ़ेंगे तो जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं या फिर जो आपके RS मेंस जो लिखित आपके एग्जाम होते हैं, उन दोनों ही एग्जामों में चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, आप उस परीक्षा में पूछे गए हर प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, या कुछ गाइड जो होती है वो शुरुआत करेंगे कि क्रांति के समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी, हमारे सामंत कौन थे, हमारे शासक कौन थे। फिर वो पढ़ने लग जाएंगे नसीराबाद में क्रांति कैसे हुई, आवा में क्रांति कैसे हुई, या फिर अंत पढ़ लेंगे वो आपके कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं। तो ये रूढ़िवादी तरीका है। रूढ़िवादी तरीके से आप पढ़ोगे तो केवल आप रटने वाले तोते बन जाओगे। इससे अच्छा है जब कोई टॉपिक को पढ़ना ही है तो उसको शुरू से लेकर अंत तक इस प्रकार से पढ़ें कि किसी भी परीक्षा में कैसा भी प्रश्न हो, आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाओ। तो हम आज 1857 क्रांति के बारे में चर्चा। इस क्रांति वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें संक्षिप्त रूप में पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार ये कंपनी क्या थी, किस प्रकार कंपनी भारत में आई, और भारत में आने के बाद किस प्रकार से इस कंपनी ने राजपुताना के क्षेत्र पर अधिकार किया और उस अधिकारों से हमारे राजपुताना में क्या परिवर्तन हुए। ये सारी बातें हम कंपनी के पृष्ठभूमि में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सन 1608 में खोली, और ये कंपनी उन्होंने स्थापित की आपके सूरत नामक क्षेत्र पर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1608 में भारत पर मुगल वंश का शासन था और उस समय के तत्कालीन बादशाह जहांगीर थे। जहांगीर ने इनको सूरत में फैक्ट्री जो खोली थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आप इस घटना से समझ पा रहे हो कि कंपनी की इतनी सी भी क्षमता नहीं थी 1608 में कि वो कोई शाखा या कोई फैक्ट्री भारत में खोल सके। जब जहांगीर ने सूरत की फैक्ट्री को अवैध घोषित किया तो यही कंपनी आपके दक्षिण में मछलीपट्टनम की ओर चली गई थी, क्योंकि उनको आपके अनुमति नहीं मिली सूरत में। तो 1608 में अगर आप इस कंपनी को देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे ये कंपनी केवल और केवल एक व्यापारिक संस्था है। व्यापारिक संस्था से मतलब हो गया कि कंपनी केवल क्या करना चाहती है, आपके भारतीय क्षेत्रों के साथ व्यापार करना चाहती है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, 1608 से आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे कि 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ था, इस समय यही व्यापारी कंपनी भारत की प्रमुख एक राजनीतिक संस्था बन गई। अब राजनीतिक संस्था का क्या मतलब हो गया कि वह कंपनी जो केवल भारत में व्यापार करने आई थी, अब वो भारत के किसी क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी है और वहां पर अपना शासन भी कर रही है। इसको बोलते हैं राजनीतिक संस्था। तो 1608 से लेकर 1757 सामान्यतः 150 सालों के समय कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इस समय इन 150 सालों में कंपनी ने किया क्या है। 150 सालों में कंपनी ने धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों की ओर तो ध्यान कम दिया है और राजनीतिक लाभ या राजनीतिक कार्यों में उन्होंने सक्रियता ज्यादा दिखाई है।
और एक समय ऐसा आया कि जब 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, और इन दोनों ही युद्धों में कंपनी ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंगाल के नवाब के बाद में अवध के राजा और मुगल बादशाह, जो भारत की तीन प्रमुख केंद्रीय शक्तियां थी, इन तीनों को परास्त कर दिया। बक्सर के युद्ध में तो तीनों ही हारे थे, और इस प्रकार भारत का सबसे उपद्रव क्षेत्र और भारत का सबसे आपके विस्तृत क्षेत्र, जिसको हम बंगाल के नाम से जानते हैं, इस पर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो 1608 में जो कंपनी आपके व्यापारी कंपनी थी, वही कंपनी 1764 में आपके राजनीतिक संस्था बन गई और बंगाल को आधार बनाकर फिर भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और धीरे धीरे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों का स्थान ले लिया, अर्थात आपके भारत पर अधिकार मुगल वंश का था, मुगल वंश को ही हटाकर भारत पर किसने अधिकार किया? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया। अब ये कंपनी राजपूताना में कैसे आई? अब आप यहां देखने का प्रयास करें, आपको दो मानचित्र नजर आ रहे हैं, भारत और राजस्थान का। ये वाला क्षेत्र आप मान लीजिए राजपूताना का क्षेत्र है। अब राजपूताना में कई सारी रियासतें हैं और हर रियासत का एक अलग शासक होगा। अब ये शासक पहले मुगलों का अधीन थे, ये शासक पहले आपके मुगलों के अधीन थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1717 के बाद में ही राजपूताना के शासक आपके मुगलों से स्वतंत्र हो गए। और 1757 और 1764 के आपके पराजय के बाद तो और भी जो आपके राजपूताना के शासक है छोटे बड़े, वो भी मुगल सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। यानी अब आपके राजपूताना पर मुगल वंश का कोई अधिकार नहीं रहा। अब राजपूताना के शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। कैसे? अब आपके राजपूताना के शासकों को जो मराठा आक्रमण है उनका सामना करना पड़ा। पहले अगर आक्रमण होते तो मुगल वंश की सेना राजपूताना के शासकों की सुरक्षा करती, पर अब क्योंकि राजपूताना के शासक स्वतंत्र हो गए हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मराठों के आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है। मराठों के साथ में एक आपके लुटेरी जाति थी, पिंडारी जाति, उनके आक्रमणों का भी सामना करना पड़ रहा है। और राजाओं के अधीन रहने वाले जो सामंत हैं वो भी आपके शासकों को परेशान कर रहे हैं, वो भी लूटमाट कर रहे हैं, वो भी समय पर आपके कर नहीं चुका पा रहे हैं। तो राजपूताना के शासकों को अपनी स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई है, लेकिन उस स्वतंत्रता के बदले में उनको कई सारी समस्याओं से भी जूझना पड़ा है। एक समस्या मराठा आक्रमण की है, दूसरी समस्या पिंडारियों के लूटने वाले प्रवृत्ति की है, और तीसरी समस्या उनके खुद के ही सामंत उन्हें परेशान कर रहे हैं। और इन तीनों समस्याओं के कारण जो स्वतंत्र वे शासक हैं राजपूताना के, वो सही प्रकार से प्रशासनिक या राजनीतिक संस्था आपके चला नहीं पा रहे। अब उन्हें फिर से एक मित्र व्यक्ति या मित्र संस्था की आवश्यकता पड़ रही है, जो उन्हें मराठों, पिंडारियों और सामंतों से छुटकारा दिला सके। क्योंकि ये मित्रता अब आपके मुगल तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही अब अयोग्य हो चुके हैं। और उस समय भारत में केवल एक ही संस्था थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वह आपके राजपूताना के शासकों को इन सारी समस्याओं से निजात दिला सकती थी। और ये निजात कैसे मिली है, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। सन 1818 के आसपास राजपूताना के जितने भी शासक हैं, अधिकांश शासक, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां कर ली। ये आपके संधियां कर ली। इस संधि में होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकों को यह वचन दिया कि हम आपको आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा देंगे। चाहे आपके रियासत के अंदर किसी प्रकार का आपके लूट खसोट हो, हम उसको भी रोकेंगे। चाहे आपके रियासत के बाहर से कोई आक्रमण हो, हम उसको भी रोकेंगे। तो इस प्रकार से शासकों ने अपनी स्वतंत्रता बेचकर सुरक्षा प्राप्त कर ली। यानी अब उनको डरने की आवश्यकता नहीं, उनकी सुरक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन एक प्रकार से इस सुरक्षा के बदले ये शासक किसके अधीन हो गए? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि 1818 की संधियों ने पुनः राजपूताना के शासकों को एक प्रकार से गुलाम बना दिया है। अब गुलाम किसका बना दिया? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का बना दिया है। और इस गुलाम बनने की प्रक्रिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है कि राजपूताना के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में उनके राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैनिक, उनके समाज, उनके धर्म, उनके साहित्य, सब में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब सारे के सारे रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई है। और अंग्रेज क्या करते थे, हर रियासत में एक अपना पदाधिकारी नियुक्त करते थे। उस पदाधिकारी को बोलते थे रेजिडेंट, और इसे ही एक और नाम दिया जाता है पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट राजा को अपने इच्छा अनुसार शासन नहीं करने दे रही थी। ये पॉलिटिकल एजेंट रियासत की राजनीतिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में,
सांस्कृतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सैनिक मामलों में सब में हस्तक्षेप करते थे। और इस हस्तक्षेप से राजा भी परेशान हुए, इस हस्तक्षेप से आपके सामंत भी परेशान हुए और इस हस्तक्षेप से आपके आमजन भी परेशान हुए। तो जहां से शुरू हुआ है वहीं पर मामला वापस खत्म हो गया। कैसे? राजपूताना के शासक पहले किससे परेशान थे? आपके मुगलों से परेशान थे। लेकिन मुगल जब कमजोर हुए तो यही राजपूताना के शासक क्या हो गए? आपके स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्र हुए तो इनके सामने फिर समस्या आई। एक समस्या आपके मराठा आक्रमण की थी, दूसरी समस्या इनके आपके पिंडारियों की थी और तीसरी समस्या उनके सामंतों की थी। इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से ओर जाने के बाद ये फिर से गुलाम हो गए हैं, क्योंकि अब इनको राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सैनिक मामलों में कहीं छूट ही नहीं है। सारी सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है। और इस हस्तक्षेप की वजह से ही जब ये हस्तक्षेप ज्यादा हुआ, अधिक हुआ, तो फिर हमारे यहाँ के राजस्थान के लोगों ने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। तो अब हमें इस बात की जानकारी होगी है कि कंपनी कब भारत आई और किस प्रकार उन्होंने भारतीय क्षेत्र को जीता और भारतीय क्षेत्र को जीतने के क्रम में उसने किस प्रकार से राजपूताना के क्षेत्र पर अधिकार किया। बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हमने पढ़ने का प्रयास किया है। अब आप हम देखेंगे अगले टॉपिक को कि आखिरकार इस क्रांति के कारण क्या। देखिए विद्यार्थियों, कई बार जब आपकी लिखित परीक्षाएं होती है ना, तो उसमें ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके 1857 क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। लेकिन इसी प्रश्न को घुमा फिराकर भी अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से राजपूताना की रियासतों में हस्तक्षेप किया, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप किया, उनके प्रशासनिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। या अंग्रेजों के समय राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां क्या है, किस प्रकार से उसमें बदलाव किया आपके अंग्रेजों की ओर से। जब ब्रिटिशों ने, सबसे पहले आप ये बात समझने का प्रयास करें कि वो हस्तक्षेप कर कैसे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, जैसे मान लीजिए ये कोई एक रियासत है और जैसे ही इस रियासत के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, तो संधि करने के तुरंत बाद कंपनी की ओर से एक व्यक्ति इस रियासत में रहेगा और इस व्यक्ति को ही हमने नाम दिया है आपके रेजिडेंट, या हम इसी को बोलते हैं आपके पॉलिटिकल एजेंट। अब ये व्यक्ति क्या करता है? राजा के हर मामले में दखल अंदाजी करता है। अब क्योंकि राजा को इसकी बात माननी भी जरूरी है, क्योंकि राजा की सुरक्षा का जिम्मा कौन ले रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। तो राजा पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट की बात को नकार भी नहीं सकता। तो कंपनी ने इसी रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से रियासतों के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है और उस हस्तक्षेप से रियासत के शासक वर्ग भी परेशान है, सामंत वर्ग भी परेशान है और आमजन भी परेशान है। अब आप इस बात को समझेंगे कैसे? मैं अब आपको खूब सारी रियासतों को उदाहरण दूंगा और उन रियासतों को उदाहरण से आप समझ पाओगे कि आखिरकार कंपनी ने किस प्रकार से हमारे रियासतों को त्रस्त कर दिया है। जैसे पहला उदाहरण देखिए आपके मारवाड़ का। मारवाड़ के एक शासक थे मान सिंह, और मान सिंह और ब्रिटिशों के मध्य हमेशा ही टकराव होते थे। मान सिंह वे शासक थे आपके अंग्रेजों के समय जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया है। अब देखिए किस प्रकार इनका विरोध हुआ और किस प्रकार वो आगे बढ़ा। सबसे पहले 1818 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारवाड़ के राजा मान सिंह के पास एक मित्रता की संधि का प्रस्ताव भेजा और कहा कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे, पर क्योंकि मान सिंह अंग्रेजों का विरोधी था तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मान सिंह ने हमेशा वही कार्य किए जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे। जब आपके अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष चल रहा था तो उनका सबसे प्रमुख विरोधी था जसवंतराव होलकर। इस जसवंतराव होलकर जो अंग्रेजों का विरोधी था, इसने इनको मान सिंह ने अपने शरण दी, यानी जो ब्रिटिश के शत्रु हैं उनको शरण देने का मान सिंह कर रहा है। आपके पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह, ये भी एक प्रकार से अंग्रेजों के विरोधी थे और उनसे संपर्क करने का काम भी आपके मान सिंह ने किया। वह लुटेरे जो ब्रिटिश क्षेत्र को लूटते थे उनको भी मान सिंह ने अपने शरण दिए। और एक सबसे जो आपके महत्वपूर्ण बात हुई थी, तो आप पढ़ते हो जैसे कि दिल्ली दरबार में कौन सा राजपूत शासक नहीं गया, उससे पहले भी हमें घटना मिलती है। हमारे जो गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, उन्होंने अजमेर में एक दरबार स्थापित किया था, अजमेर में एक दरबार लगाया था। उस दरबार का बहिष्कार करने वाला जो मारवाड़ का शासक था वो मान सिंह था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई सारी किताबों में यह प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है कि बेंटिंग द्वारा लगाए गए अजमेर दरबार का बहिष्कार करने वाला शासक कौन था? आपके मारवाड़ का मान सिंह। इस बहिष्कार से एक बात पता लग रही है कि मान सिंह और अंग्रेजों के बीच में किसी प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। एक प्रकरण हुआ था धोखल सिंह का। मारवाड़ के कुछ सामंत थे जो मान सिंह को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मान सिंह के विरोध में धोखल सिंह को खड़ा किया और धोखल सिंह से कहा कि आप मान सिंह पर आक्रमण करें, उसको परास्त करें और आप मारवाड़ के शासक बन जाए। अब इस धोखल सिंह का समर्थन कंपनी ने भी किया है, इसलिए कंपनी और मारवाड़ के बीच शासक मान सिंह के बीच में और कटुता आई। अंग्रेज डॉक्टर मोटले थे,
उन पर हमला करने वाले जितने भी जो लुटेरे थे उनको भी मान सिंह ने अपने शरण दिए। तो इन आप सारी गतिविधियों से देखिए और देखने के बाद आप एक चीज समझ पा रहे हो, रटना नहीं है। इन सारी चीजों से आप एक चीज समझ सकते हो कि मारवाड़ के शासक मान सिंह और अंग्रेजों के बीच में कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे। अब इसका नुकसान क्या उठाना पड़ा, अंग्रेजों ने क्या किया। अब अंग्रेजों ने क्योंकि मान सिंह के साथ 1818 की संधि कर ली है और इस संधि के बाद में कैसे उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो देखो अंग्रेजों ने मारवाड़ में आने वाले मालानी और बाड़मेर क्षेत्र में सैनिक छावनी स्थापित कर दी। कितना सरल लग रहा है आपको, सैनिक छावनी स्थापित कर दी लाइन, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में आप सैनिक छावनी स्थापित करते हो तो उस क्षेत्र पर फिर पूरा पूरा नियंत्रण सैनिक छावनी का ही होता है, ना कि वहां के राजा का। तो एक प्रकार से मालानी और बाड़मेर क्षेत्र पर मान सिंह का अधिकार नहीं रहा है, वहां पर सैनिकों का अधिकार हो गया है और सैनिक किसके, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस घटना से एक बात समझ रहे हैं कि मारवाड़ के अंदर मान सिंह से उनके क्षेत्र छीनने का प्रयास कौन कर रही है, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। इसी प्रकार कंपनी ने क्या किया, मारवाड़ के अंदर जो सांबर और नावा का क्षेत्र है जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वो भी छीन लिया और मारवाड़ के 7 गांवों पर अधिकार कर लिया। मान सिंह इनका विरोध भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं विरोध कर पा रहा है क्योंकि उसने कंपनी के साथ सुरक्षात्मक संधि कर रखी है, 1818 की संधि कर रखी है। इसी क्रम में कंपनी ने क्या किया, सन 1836 में मारवाड़ में शांति स्थापित करने के नाम पर वर्तमान के पाली के अंदर एक जगह है एरिनपुरा, उस एरिनपुरा में एक सैनिक टुकड़ी गठित कर दी जिसका नाम जोधपुर लीजियन। जब आप 1857 क्रांति पढ़ते हैं तो कई बार आप ये नाम पढ़ते हो, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, लेकिन पता होना चाहिए जोधपुर लीजियन की स्थापना सन 1836 में हुई थी और उसका मुख्यालय एरिनपुरम रखा गया था और उसका गठन मान सिंह के समय हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सैनिक छावनी का गठन क्यों किया गया था। इस सैनिक छावनी का गठन इसलिए किया गया ताकि मान सिंह पर नियंत्रण रखा जा सके, उसके क्षेत्र में होने वाली अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। 1839 में सदरलैंड ने तो जोधपुर पर हमला ही कर दिया था और जोधपुर के किले पर अधिकार भी कर लिया था और इस किले पर अधिकार करने के बाद में वहां पर एक पॉलिटिकल एजेंट की और नियुक्ति हुई, उसका नाम था लुडलो। और उस लुडलो ने सबसे पहले जोधपुर के अंदर जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं उनका दमन शुरू किया। अब इसका कारण क्या ये था, नाथ संप्रदाय के लोग किसके गुरु माने गए हैं, मान सिंह के गुरु माने गए। तो मान सिंह को रोकने के लिए, उसको राजनीतिक रूप से दबाने के लिए नाथों का दमन किया गया और मान सिंह इस बात से इतने परेशान थे कि उनके जो गुरु है नाथ संप्रदाय के उनका दमन किया जा रहा है, तो मान सिंह ने राजनीति संन्यासी ले लिया एक प्रकार से। तो देखिए किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी ने भारत के राजपुताना के एक प्रमुख शासक मारवाड़ के मान सिंह को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ये तभी हुआ जब आपकी इस कंपनी ने बार बार मारवाड़ की सत्ता में हस्तक्षेप किया है। विद्यार्थियों इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि चीजें आपके काम कहाँ आएगी। जब आप कंपनी के 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो हम बार बार वहां पर एक नाम पढ़ेंगे औवा, और हम देखेंगे कि औवा के जो आपके ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनके साथ आम लोगों ने मिलकर किस प्रकार से क्रांति की। वो आप रट तो लेंगे किस प्रकार से क्रांति की, लेकिन उस क्रांति को करने के पीछे कारण क्या था, उन्होंने क्रांति क्यों की है, तो उस चीज को आप तभी समझ पाएंगे जब आप यहां देखेंगे स्लाइड में। क्योंकि कंपनी ने आपके मारवाड़ के मालानी और बाड़मेर क्षेत्र को छीन लिया, सांबर और नावा क्षेत्र को छीन लिया, 7 गांवों पर अधिकार कर लिया, सैनिक टुकड़ी गठन कर दिया, जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया, नाथ संप्रदाय का दमन किया। तो इन सारी घटनाओं से मान सिंह भी परेशान था, मान सिंह के अधीन आने वाले कुछ सामंत भी परेशान थे और आम जन भी परेशान थे कि कैसे एक विदेशी कंपनी राजपुताना की रियासतों में हस्तक्षेप कर रही है, और उसी का विरोध करने के लिए फिर उन्होंने क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। तो इन सारी बातों को पढ़ने से आपको बात पता लग जाएगी कि लोग कितने त्रस्त थे ब्रिटिश शासन से। अगला अगर हम उदाहरण देखेंगे तो देखिए डूंगरपुर में कंपनी ने कैसे हस्तक्षेप किया। तो डूंगरपुर के एक शासक थे आपके जसवंत सिंह। अब देखना अंग्रेजों ने क्या किया है कि डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया। एक कंपनी राजपुताना के राजा को अयोग्य घोषित करे कि आप राज करने के काबिल नहीं हो, और न केवल आपके अयोग्य घोषित किया है, डूंगरपुर के पास में एक रियासत है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के महारावल सामंत सिंह के जो पोते थे दलपत सिंह को प्रतापगढ़ से हटाकर डूंगरपुर का शासक बना दिया। कितनी आपकी ये विवादास्पद बात है कि एक डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को हटाया गया है और बाद में डूंगरपुर का शासक किसको बनाया गया है, प्रतापगढ़ के किसी व्यक्ति को डूंगरपुर का शासक बना दिया है। ये इतनी बड़ी घटना कौन कर रही है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी रियासत के किस मामले में हस्तक्षेप कर रही है, आपके राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन जब प्रतापगढ़ के महारावल सामंत सिंह की मृत्यु हो गई तो दलपत सिंह को वापस डूंगरपुर से हटाकर कहां ले गया, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का शासक बना दिया। इससे हुआ क्या, डूंगरपुर की गद्दी खाली हो गई।
क्योंकि अब डूंगरपुर के शासक आपके जो दलपत सिंह है वापस कहाँ चले गए, प्रतापगढ़ चले गए। तो डूंगरपुर के पहले वाले शासक जसवंत सिंह ने क्या किया कि मोहकम सिंह को गोद लिया और कंपनी से कहा कि आप इसे युवराज घोषित कर दो। लेकिन कंपनी ने न तो जसवंत सिंह की बात मानी, न मोहकम सिंह जो आपके पुत्र माना, और इसे अस्वीकार करते जसवंत सिंह को वृंदावन भेज दिया। और सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि जसवंत सिंह की वृंदावन में मृत्यु हो गई। तो किस प्रकार से कंपनी ने एक डूंगरपुर के शासक को हटाया, उसके द्वारा गोद लिए गए पुत्र को मान्यता नहीं दी, और बाद में उनको वृंदावन भेजा गया है, और एक राजपुताना के शासक की मृत्यु वृंदावन में ही हो गई है। तो अब डूंगरपुर के लोग कभी भी कंपनी के शासन को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने एक जानबूझकर जो चली चलाई आ रही व्यवस्था है उसको बिगाड़ दिया। तो यहाँ आप देख रहे हो किस प्रकार कंपनी ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अगला उदाहरण देखिए जयपुर का। जयपुर पर नियंत्रण रखने के लिए सन 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। इसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया, और इस कंपनी का, इस ब्रिगेड का उद्देश्य यही था कि वो जयपुर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। और इस पूरी पूरी आपके जो ब्रिगेड है उसका भार जयपुर राजगनारे पर डाल दिया गया। जब जयपुर के शासक इस आपके भार को संभाल नहीं पाए, वो रकम चुका नहीं पाए, तो जयपुर में आने वाली जो सांबर झील है, जो नमक उत्पादन में उस समय सर्वश्रेष्ठ थी, उस पर अधिकार कर लिया। तो अभी ध्यान रखेंगे कि जयपुर के जो आपके सांबर क्षेत्र है उस पर कंपनी का अधिकार 1835 में हो गया है। और इसी का विरोध हमें देखने को मिलता है। एक आपके अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन ब्लेक, और कैप्टन ब्लेक की हत्या जयपुर के आम नागरिकों द्वारा कर दी गई। तो देखिए किस प्रकार से कंपनी ने जयपुर क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। अगला उदाहरण देखिए कोटा का। ये आप सब जानते हो कि जो कोटा के शासक थे महाराव उमेद सिंह, उन्होंने कंपनी के साथ एक संधि की 1818 की। कंपनी ने क्या किया कि महाराव उमेद सिंह के एक प्रशासक थे जालम सिंह, उनके साथ एक अलग संधि करके ये निर्णय लिया कि कोटा के जो महाराव हैं वे महाराव तो उमेद सिंह ही रहेंगे, लेकिन कोटा की सारी प्रशासनिक शक्तियां किसके पास रहेगी, जालम सिंह के पास रहेगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से कोटा का विभाजन हो गया है, राजा कोई और है और प्रशासक कोई और है। बाद में कंपनी ने राजा की जगह हमेशा प्रशासक का ही साथ लिया है, जालम सिंह का पक्ष लिया है। कंपनी ने जालम सिंह और महाराव राम सिंह के समय प्रशासक माधो सिंह और मदन सिंह का सहयोग किया। पहले तो प्रशासक जालम सिंह का समर्थन किया कंपनी ने, उसके बाद में माधो सिंह का समर्थन किया, फिर मदन सिंह का समर्थन किया। यानी हर बार कंपनी महाराव की जगह किसका समर्थन कर रही है, प्रशासकों का समर्थन कर रही है। और अंत में एक समय ऐसा आया जब कोटा के शासक थे आपके राम सिंह सेकंड, और राम सिंह सेकंड के समय जब हम देखते हैं उनके प्रशासक थे मदन सिंह, और कंपनी ने इस मदन सिंह का समर्थन करते हुए 1838 में कोटा का विभाजन ही कर दिया, और कोटा से तोड़कर एक नई रियासत बना दी, और उस रियासत का नाम था झालावाड़। और झालावाड़ का पहला शासक इसको बना दिया गया, आपके मदन सिंह को बना दिया गया। देखिए कितनी विचित्र बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोटा के 2 भाग कर दी, और 2 भाग करने के बाद उसे 2 अलग अलग रियासतें बना दी। इसलिए जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक भयंकर क्रांतिक रूप कहाँ था, वो कोटा में था। कोटा में इसलिए क्रांति का भयंकर रूप था क्योंकि कोटा के आम लोग इस बात से परेशान थे कि एक विदेशी कंपनी ने कोटा के 2 भाग कर दिए, और इसलिए कोटा में क्रांति लगभग आपके 7-8 महीने तक चली, और 6 महीने तक तो कोटा पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण भी रहा। तो वो नियंत्रण क्यों रहा, क्योंकि कोटा के लोग ब्रिटिश शासन को पसंद नहीं करते थे। इसी प्रकार देखो करौली के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। करौली के शासक थे प्रतापपाल, और उनके एक दत्तक गोद लिए पुत्र थे नरसिंहपाल। लेकिन आप एक जानते हो अंग्रेजों की नीति थी गोद निषेध प्रथा, यानी अंग्रेज गोद लिए पुत्र को मान्यता नहीं देती थी। तो प्रतापपाल के दत्तक पुत्र नरसिंहपाल को अंग्रेजों ने मान्यता ही नहीं दी, और करौली पर एक प्रकार से अधिकार कर लिया, और करौली पर मेघ मौसम को प्रशासक बना दिया, और मेघ मौसम कहा गया कि अब आप ही करौली का प्रशासन चलाएंगे। जब नरसिंहपाल की मृत्यु हो गई तो उसने अपने मृत्यु से पहले ही अपने एक और पुत्र भरतपाल को गोद लिया था। यानी प्रतापपाल भी पुत्र नहीं था तो उसने गोद लिया नरसिंहपाल को, लेकिन अंग्रेजों ने नरसिंहपाल को मान्यता नहीं दी। नरसिंहपाल के भी पुत्र नहीं था तो उसने भरतपाल को अपने गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने भरतपाल को भी मान्यता नहीं दी। और तब डलहौजी ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना गोद निषेध प्रथा के तहत करौली को शामिल कर लिया जाए ब्रिटिश रियासत में। लेकिन बड़े अधिकारियों, उच्च अधिकारी द्वारा मना करने के बाद में डलहौजी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम करौली को गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था कि राजपूताना की किस रियासत को डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने का प्रयास किया था, तो वो रियासत कौन सी थी, आपके करौली।
तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि करौली में कैसे ब्रिटिश शासन ने आपके हस्तक्षेप किया है। अगला देखो भरतपुर। भरतपुर में कैसे हस्तक्षेप किया? भरतपुर के शासक थे बलदेव सिंह, और बलदेव सिंह के बाद में उनके भतीजे दुर्जनशाल शासक बने, ये योग्य शासक थे और ये अंग्रेजों के विरोधी थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? दुर्जनशाल को शासक नहीं माना, राजा नहीं माना। उन्होंने क्या किया? बलदेव सिंह के एक छोटे पुत्र थे बलवंत सिंह, जो अवैध पुत्र थे और अवयस्क भी थे। तो इसलिए क्योंकि बलवंत सिंह आपके एक प्रकार योग्य व्यक्ति नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया? बलवंत सिंह को भरतपुर का शासक बनाया, ताकि बलवंत सिंह के नाम पर भरतपुर में शासन कौन कर सके? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक योग्य व्यक्ति को तो कंपनी शासक नहीं बना रही है और एक अयोग्य व्यक्ति को कंपनी क्या बना रही है? आपके शासक बना रही है। ऐसा ही काम कंपनी ने अलवर में किया। अलवर के राव थे बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने बन्ने सिंह को गोद लिया और वो बन्ने सिंह को ही युवराज बनाना चाहते थे। लेकिन आप सब पढ़ते हो आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में मूसी रानी, इन्हीं बख्तावर सिंह की पासवान एक दासी थी मूसी रानी, और उनसे एक लड़का उत्पन्न हुआ था बलवंत सिंह। ये अयोग्य था, ये किसी प्रकार योग्य व्यक्ति नहीं था। तो अब कंपनी ने क्या किया? जो आपके बन्ने सिंह है, जो योग्य व्यक्ति है, उसका तो समर्थन नहीं किया, और जो अवैध हैं और अयोग्य हैं बलवंत सिंह, उसका समर्थन किया। और उन्होंने क्या किया? बन्ने सिंह को तो कंपनी ने राजा बनाया, लेकिन सारे की सारी जिम्मेदारी बलवंत सिंह को दे दी, प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी बलवंत सिंह को दे दी, और आगे जाकर कंपनी ने बलवंत सिंह को ही शासक बनाने का निर्णय लिया। तो अब देखिए विद्यार्थियों, आपने खूब सारे उदाहरण देख लिए। सबसे पहले आपने उदाहरण देखा आपके मारवाड़ का, कि मारवाड़ में कंपनी ने कैसे हस्तक्षेप किया। फिर आपने उदाहरण देखा डूंगरपुर का, फिर जयपुर में, कोटा, करौली, और उसके उपरांत अलवर और भरतपुर। तो आप इन चीजों समझ पा रहे हो कि कंपनी ने हर रियासत में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, और यह हस्तक्षेप ही ब्रिटिशों के लिए आपके हानिकारक साबित हुआ है। शासकों के बाद अब अगली बारी थी सामंतों की। अब सामंत क्या, इस बात थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करें। जैसे ये कोई रियासत है और वहां का एक कोई शासक है। अब शासक क्या करता? अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टैक्स की वसूली करने के लिए, या फिर सैनिक कार्यों के लिए कई सारे सामंतों की नियुक्ति करता। ये सामंत क्या करते थे? राजाओं को सलाह देते, उनको परामर्श देते, निर्माण कार्य में सहयोग करते, या फिर जब मान लीजिए युद्ध होता, जब कोई आपातकालीन स्थितियां होती, तो ये सामंत सेना लेकर शासक के पास जाते। तो शासक और सामंतों के बीच में एक प्रकार का मधुर आपके संबंध था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में ये संबंध पूरी तरीके से टूट गया है। कैसे टूट गया है? जैसे ही राजाओं ने 1818 की संधियां की है, और उन संधियों के बाद में कंपनी की सुरक्षा की, राजाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। तो अब राजाओं को सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेना कौन रखेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी से राजाओं को सैन्य सहयोग मिल रहा है, तो राजाओं ने किसके प्रति उदासीनता दिखाई? आपके सामंतों के प्रति। अब उन्हें सामंतों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सामंतों वाला सारा काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो इससे सामंतों और राजाओं के बीच के जो संबंध है वो धीरे धीरे आपके टूटते गए, और इसी का लाभ आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सामंतों की जो आपके भूमिका थी उसको धीरे धीरे कम किया, सामंतों को हाशिए पर डाल दिया। और कैसे हाशिए पर डाल दिया? तो आप इस स्लाइड में देखें। सबसे पहले सामंती सेना को गैर आवश्यक बना दिया। अंग्रेजों के आने के पास में आने से पहले सामंती जो सेना थी वो किसके काम आती थी? आपके राजा के काम आती थी। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने खुद ने जगह जगह पर सैनिक बटालियन स्थापित कर दी, अपनी सैनिक छावनियां बना दी। अब राजा का सहयोग कौन करेगी? सैनिक छावनियां करेगी। तो किसकी सेना आवश्यक अनावश्यक हो जाएगी? आपके सामंती सेना आवश्यक गैर आवश्यक हो जाएगी। अब कौन कौन सी सैनिक छावनियां अंग्रेजों ने स्थापित की है? तो आप देखो, और खूब सारे प्रश्न आप परीक्षा में से पूछ जाते हैं। ये आपके अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र में शांति व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक बटालियन स्थापित की, जिसका नाम था मेर बटालियन। और मेर बटालियन की स्थापना उन्होंने सन 1822 में की। मेवाड़ क्षेत्र को उन्होंने शांति स्थापित करने के नाम से मेवाड़ भील कोर नामक एक आपके सैनिक संगठन बनाया, और उस समय मेवाड़ के शासक थे सरदार सिंह। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया, और इस बटालियन की स्थापना 1841 में की गई। कोटा क्षेत्र में कोटा कंटिजेंट बनाया, और इसकी स्थापना 1836 में की गई। मारवाड़ क्षेत्र में मान सिंह के काल में एरिनपुरा में एक सैनिक छावनी बनाई गई, जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। शेखावटी में शेखावटी ब्रिगेड बनाई गई 1835 में। और एक आपके ये जो आपके देवली टोंक वाला एरिया है, वहां पर एक सैनिक छावनी बनाएगी मीणा बटालियन, जो आपके 1855 में स्थापित हुई। इसी मीणा बटालियन को 1921 में एक नया नाम दिया गया, मीणा कॉर्प्स। तो देखिए आपके साथियों, कितनी सारी सैनिक छावनियां हैं। मेर बटालियन, मेवाड़ भील कोर, कोटा कंटिजेंट, जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड, मीणा बटालियन या मीणा कॉर्प्स। ये सारी सारी सेना
समय समय पर किसका सहयोग करती थी? आपके शासकों का सहयोग करती थी। अब शासकों को आपको सैन्य सहयोग यहाँ से मिल रहा है, तो शासकों को किसके सैन्य सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी? आपके सामंतों के सैन्य सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। तो सामंतों की जगह किसने ले ली? आपके एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। और सामंत इस बात से दुखी थे, क्योंकि उनका संबंध अब किससे टूट गया? आपके राजाओं से टूट गया। तो इस प्रकार सामंत किसके विरोधी हो गए? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी हो गए, क्योंकि कंपनी ने सामंतों के जीवन में क्या कर दिया? आपके हस्तक्षेप शुरुआत कर दी। और हस्तक्षेप की शुरुआत कहां से हुई? उनकी सेना से हुई। दूसरा देखिए, करदाता बनाने का प्रयास। अब ये क्या है? अंग्रेजों के आने से पहले कोई शासक समय समय पर सामंतों से चाकरी करवाता था। चाकरी का मतलब हो गया सेवा करवाना। जैसे मान लीजिए रियासत में कोई छोटा मोटा काम है, तो रियासत का शासक सामंतों को आदेश देता कि आप कुछ लोग लेकर आइए और ये कार्य पूर्ण करवाइए। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में शासकों ने क्या किया कि नियम बना दिया कि आपको चाकरी नहीं करना है, चाकरी के बदले कुछ पैसे देने हैं। किसको? आपके राजाओं को। तो जो सामंत पहले अपने कार्य के माध्यम से अपने कार्य के माध्यम से शासकों का सहयोग करते थे, लेकिन अब शासक कह रहे कि हमें आपकी कार्य की आवश्यकता नहीं है, आप तो हम बदले में कुछ टैक्स दे दो, कुछ पैसे दे दो। तो सामंतों को लगा हम तो पहले भावनात्मक रूप से जुड़े थे शासकों से, उनको कार्य में सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब हमें केवल टैक्स देने वाला एक व्यक्ति बनाकर रख दिया है। इसके बाद में एक नया नाम आता मुत्सदी वर्ग। ये क्या है? देखो, कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सामंत पूर्ण रूप से उदासीन हो जाए रियासतों की ओर से, क्योंकि सामंत सैनिक सहयोग भी दे रहे हैं, परामर्श भी दे रहे हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में राजा को सहयोग भी दे रहे हैं। तो सामंतों को हटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया वर्ग खड़ा किया उसके समानांतर। उस वर्ग को बोलते हैं मुत्सदी वर्ग। मुत्सदी वर्ग में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो राजा को राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर पक्ष में सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। और ये वर्ग किसके समर्थन में था? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत से उन लोगों को चुना जो विद्वान थे और उनको राजा के सहयोग के रूप में रखा। अब जैसे जैसे मुत्सदी वर्ग राजा के पास गया, उसका सहयोगी बना, तो राजा से कौन छूट गई? पीछे आपके सामंत पीछे छूट गए। सामंतों को लगा कि हमारा स्थान अब किसने ले लिया? मुत्सदी वर्ग ने लिया। और ये मुत्सदी वर्ग किसका समर्थक है? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला पॉइंट देखिए, सामंतों के पास कई विशेष अधिकार थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया। सामंतों को अप्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। कैसे? सामंतों को अपने क्षेत्र में लोगों को शरण देने का अधिकार था, कंपनी ने इसे भी छीन लिया। सामंतों को भूदान देने का अधिकार था, कंपनी ने इसे भी समाप्त करवा दिया। कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को जब चुनाव होता था तो सेलुम्बर के रावत से परामर्श लिया जाता था, यानी नए राणा के चुनाव करने के संबंध जो अधिकार थे सेलुम्बर के रावत के, उनको भी छीन लिया गया। कोई भी व्यक्ति जब एक रियासत को छोड़कर, एक ठिकाने को छोड़कर दूसरे ठिकाने में जाता तो उसको सामंतों से आपके परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इस चीज को भी अंग्रेजों ने समाप्त करवा दिया। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता था, कहीं भी निवास करता था। सामंत पहले क्या करते थे? अपने क्षेत्र में टैक्स वसूली काम भी करते थे। अंग्रेजों ने अब खुद ने अपनी सैनिक छावनियां बना दी है और वो टैक्स वसूली काम भी करते थे, तो सामंतों से चुंगी वसूलने काम भी आपके छीन लिया गया। सामंत अपने क्षेत्र में न्याय भी करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने कोर्ट स्थापित करके उनके न्याय करने के अधिकार भी छीन लिए। इससे हुआ कि आपके सामंत पूर्ण रूप से उदासीन हो गए हैं। अब वे सामंत जो अंग्रेजों का समर्थन करते हैं और वे सामंत जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं, ब्रिटिशों ने उनके साथ भी गैर बराबरी का व्यवहार किया। जो अंग्रेजों के समर्थित थे उन सामंतों को विशेष अधिकार दिए गए, जो अंग्रेजों के विरोधी थे उन सामंतों से उनके ठिकाने भी छीनने जाने लगे। तो इस प्रकार से सामंत भी दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके सेना को गैर आवश्यक बना दिया, उन्हें करदाता बना दिया गया, उनकी जगह मुत्सदी वर्ग को लाया गया, उनके विशेष अधिकार छीन लिए गए, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इन सारी घटनाओं से दुखी होकर जो सामंत है, उन सामंतों ने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। अब आपके ये सारी बातें काम आएगी। जब आप 1857 क्रांति पढ़ते हैं तो वहां पर खूब सारे सामंत पढ़ते हैं। अववा के सामंत, आलनीवास के ठाकुर, गुल्लर के ठाकुर, आसोप के ठाकुर, मेवाड़ में सेलुम्बर के ठाकुर, कोठारिया के ठाकुर, सारे नाम पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि अववा के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आप इस बात को नहीं पढ़ते हो कि महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने क्यों निभाई। इसलिए निभाई क्योंकि उनके सारे जो अधिकार है वो छीन लिए गए, अववा के ठाकुर से सारे अधिकार छीन लिए गए। आप पढ़ते हो मेवाड़ के अंदर जो आपके सेलुम्बर और कोठारिया के जो ठाकुर हैं, जैसे आपके कोठारिया के जोध सिंह है, सेलुम्बर के केसरी सिंह है, उन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि उन ठाकुरों से, उन सामंतों से उनके सारे अधिकार छीने जा रहे थे। अब सामंतों के पास दो ही रास्ते थे। सबसे पहले उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। 1857 क्रांति के अंदर मेवाड़ के जो 4 ठिकाने थे, अववा, आलनेवास, गुलर और आसोप, और माफ कीजिए मारवाड़ के 4 ठिकाने, अववा, आलनेवास, गुलर और आसोप,
और मेवाड़ के 2 ठिकाने सेलूमर और कोठारिया, इन्होंने बढ़ चढ़कर क्रांति में भाग लिया और क्रांतिकारियों का सहयोग किया। दूसरे उन्होंने काम किया, ब्रिटिश क्षेत्रों में लूटपाट को बढ़ावा दिया। जैसे आपके बीकानेर के अंदर महाजन क्षेत्र के सामंत थे बेरीसाल, मारवाड़ के अंदर मालानी के ठाकुर और मेवाड़ के भोमट क्षेत्र के ठाकुरों ने अपने अपने क्षेत्र में जो ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र थे वहां पर लूटपाट को बढ़ावा दिया, ताकि वो कंपनी से अपनी जो आपके हम कह सकते हैं कि बेइज्जती उसका बदला लिया जा सके। तो ठाकुरों ने 2 रास्ते अपनाए, एक तो क्रांति भी करेंगे और एक ब्रिटिश क्षेत्रों में आपके लूटपाट को भी बढ़ावा भी देंगे। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से सबसे पहला वर्ग कौन परेशान था? आपके शासक। शासकों के बाद अगला वर्ग कौन सा जो परेशान था? वह था आपके सामंत। और सामंतों के नीचे जो आम जन थे वे भी ब्रिटिश नीतियों से परेशान थे। शासक इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में रेजिडेंट हस्तक्षेप करता है। सामंत इसलिए परेशान है क्योंकि सामंतों की जगह अब कंपनी ने ले ली है और कंपनी ने मुत्सदी वर्ग के माध्यम से राजाओं को सहयोग करने का कार्य किया है, सामंतों के विशेष अधिकार छीन लिए हैं, उनकी पद और उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है, इसलिए सामंत परेशान है। आम जन क्यों परेशान है? आम जन में हम किसान, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर जैसे वर्ग देखते हैं। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उनसे भू राजस्व अधिक लिया जा रहा है। व्यापारी इसलिए परेशान है क्योंकि कंपनी केवल अपने व्यापार पर ध्यान दे रही है, भारतीय व्यापार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, भारतीय व्यापारियों को शुद्ध नुकसान हो रहा है। कंपनी भारत में उद्योग लगाने की जगह ब्रिटेन में उद्योग लगाने की बात सोच रही है और भारतीय मजदूरों को वेतन भी समय पर नहीं मिलता, उनसे बेगारे करवाई जाती। जो वेतन मिलता वो इतना कम होता कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन का भरण पोषण नहीं कर पाता था। इसलिए कंपनी के राज में राजस्थान की रियासतों में किसान, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर जैसे आम जन भी परेशान थे। तो अब आप इस बात को समझने का प्रयास करें। तो हमने पहली स्लाइड पढ़ी थी, जब हम देखा था हमने कि कंपनी का जब किसी रियासत पर अधिकार होता है तो उस अधिकार से शासक वर्ग भी परेशान हुआ, सामंत वर्ग भी परेशान हुआ और आम जन भी परेशान हुआ। और इस परेशानी की प्रतिक्रिया के रूप में ही उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। अब देखिए विद्यार्थियों, ये सारी बातें पढ़ने का हमें लाभ क्या हुआ? जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो जब क्रांति पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि क्रांति के समय कौन क्या था, कौन किस पद पर था, क्रांति कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कौन कौन से लोगों ने सहयोग किया, लेकिन इन बातों को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप आरएस मेन जैसे एग्जाम में बैठते हो तो कई बार प्रश्न यहीं से पूछ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ प्रश्न बनाने की कोशिश की है, आप उन प्रश्नों की प्रकृति को समझने की कोशिश करें। जैसे ये देखो कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश द्वारा रियासती हस्तक्षेप क्रांति का कारण बनी। अब इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने ये सारी बातें ध्यान से पढ़ी है। ब्रिटिश कालीन राजनीतिक प्रशासनिक कार्य प्रणाली ने 1857 में क्रांति को प्रोत्साहन दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कंपनी ने कैसे राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके सामंत, राजा और आमजन को परेशान किया है, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। 2 उदाहरणों से समझाइए कि कंपनी सरकार ने राजपूताना की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। तो मैंने तो आपको खूब सारे उदाहरण दिए, मारवाड़ का, इसके बाद में जयपुर का, डूंगरपुर का, भरतपुर का, करौली का, कोटा का, कोई उदाहरण आप दे सकते हो। मेवाड़ और मारवाड़ के किन ठिकानों ने क्रांतिकारियों में सहयोग दिया? तो हम पढ़ चुके हैं, मेवाड़ के तो सेलुम्बर हैं और कोठारिया हैं, मारवाड़ में आपके गुलर हैं, आसोप है, आल्यवास है, औवा है। मेवाड़ और मारवाड़ के सामंतों ने क्रांति में भूमिका की चर्चा करें, ये भी हम देख चुके हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के सामंतों ने क्रांति में क्रांतिकारी सहयोग का मार्ग क्यों चुना? क्यों हम देखते हैं कि सामंतों के विशेष अधिकार छीन लिए गए, उन्हें गैर आवश्यक बना दिया गया, उनके खिलाफ मुत्सदी वर्ग खड़ा कर दिया गया, उनके विशेष अधिकार छीने गए, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। तो जो सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप कोई गाइड पढ़कर नहीं दे सकते। उन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हो जब आप कोई अच्छी ऑथेंटिक और अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आरएस मेंस में इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो अगर आपने ध्यान से इस क्लास को सुना है तो आप इसे चीज का आसानी से उत्तर आप दे पाएंगे। अब एक और रोचक बात देखिए, एक आपके जो अच्छी पुस्तकें हैं उनमें यह बात लिखी गई है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रांति में आम जन भी शामिल था। आम जन यानी जो कोई साधारण सा मजदूर है, किसान है, गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग के लोग, वो इस क्रांति में जुड़े थे। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप वो उदाहरण बताओ जिनसे पता लग जाए कि आम जन क्रांति में शामिल थे, तो आप इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाओगे। केवल गाइड पढ़ने से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल नहीं सकते। तो मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिखे हैं और उस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि क्रांति में आम जन शामिल था। भाई शासक तो शामिल थे ही, कुछ शासक शामिल थे। एक देखिए यहाँ पर यह सवाल पूछा जाता है कि जब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि शासक वो परेशान है, लेकिन जब आप क्रांति को हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम एक बात समझेंगे कि क्रांति में किसी भी राजपूताना शासक ने सहयोग नहीं किया।
तो ये एक सोचने वाली बात है बच्चों कि जब शासक वर्ग इतना परेशान है अंग्रेजों से, तो उन्होंने इस क्रांति में फिर अंग्रेजों का सहयोग क्यों किया? उनको तो क्रांतिकारियों का सहयोग करना चाहिए। तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं कि देखिए, जो ये राजा है, ये राजा आपके सबसे अधिक परेशान किससे है? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी से, दूसरा सबसे अधिक परेशान किससे है? वो सामंत से। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी परेशान है और सामंत वर्ग से भी परेशान है। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने नीतियों से किसको हाशिए पर डाल दिया? सामंतों को। तो राजा इस बात से खुश है कि कंपनी ने हमें तो परेशान किया है, लेकिन हमारे एक विरोधी को हटा दिया है। अब आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय के अनुसार राजाओं की बात समझाने का प्रयास किया कि अगर क्रांति सफल हो गई, कि क्रांति अगर सफल हो गई तो हमारा तो राजपाट जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका भी जाएगा। क्योंकि क्रांति के बाद में हो सकता है कोई दूसरी शासन प्रणाली लोग स्थापित करें, तो राजाओं को भी अपने क्षेत्र से हाथ धोना पड़ेगा और कंपनी को अपने क्षेत्र से हाथ धोना पड़ेगा। तो राजाओं के दो बात सामने आई। एक तो राजा इस बात से खुश हैं कि कंपनी ने सामंतों को हटा दिया, और राजा के अंदर ये मन में ये भय है कि अगर क्रांति सफल हो गई तो हमें हमारे क्षेत्र से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों की वजह से फिर राजपूताना के अधिकांश शासकों ने किसका सहयोग किया? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। अब आप इन उदाहरणों को देखिए। हम सभी देखते हैं डोंगजी और जवाहर जी, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व है क्रांतिकालीन, और हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। डोंगजी और जवाहर जी का मारवाड़, बीकानेर और अधिकांश राजपूताना क्षेत्रों में जमकर समर्थन किया है। ये किनके क्षेत्रों को छीनते थे, किनके क्षेत्रों को लूटते थे? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो धनवान और जो आपके भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे, उनके क्षेत्रों में डाका डालने का काम करते थे, और इनको आम जन का समर्थन था। यहाँ ये आम जन का समर्थन ही के ही आपका प्रभाव है कि जब डोंगजी को आपके फांसी की सजा मिली थी, तो लोगों ने इतना विरोध किया कि डोंगजी की फांसी की सजा को उम्र कैद बदलना पड़ा। अगला आप देखिए, कोटा में बर्टन का सिर घुमाना। देखो, दो घटनाएं होती है। एक तो कोटा के अंदर मेजर बर्टन का सिर घुमाना, और एक आपके देखिए, हम बात करते हैं आपके कि जो जोधपुर है, जोधपुर के अंदर आप बात करते हो जो मेक मोशन है, उसकी हत्या हुई है। और जो आपके उसका जो आपके सिर है वो किले के फाटक पर लटका दिया गया था। तो यहां पर तो दो घटना है। एक घटना तो है बर्टन वाली, एक घटना तो आपकी कौन सी है? बर्टन वाली, जिसका सिर कोटा के शहर में घुमाया गया। और एक घटना आपके मेक मोशन वाली, जिसका सिर आपके किले के फाटक पर लटका दिया गया। अब हम दोनों चीजें हम रट तो लेते हैं, लेकिन हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। देखो, जो क्रूरता हुई है, किसी के सिर को पूरे शहर में घुमाना और किसी के सिर को किसी किले के बाहर टांग देना, ये क्रूरता किसी भारतीय के साथ नहीं हुई है, ये क्रूरता हुई है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो इस प्रकार से हमें बात पता लग रही है, जो क्रांतिकारी थे वो जितनी नफरत भारतीयों से नहीं करते थे, राजाओं से, उससे अधिक नफरत किससे करे थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी से। और चाहे वो सिर को शहर में घुमाना, चाहे सिर को किसी किले पर लटकाना, इन दोनों ही कार्यों में आमजन ने सहयोग किया है। तो ये बात इस बात को संकेत करती है कि आमजन ब्रिटिशों से त्रस्त थे, उनकी आपके शासन प्रणाली से दुखी थे। फिर जो कैप्टन ब्लैक है, उसकी हत्या जयपुर के आम नागरिकों ने की है। हालांकि इसमें वहां के एक आपके जो पदाधिकारी जुताराम, उनका भी सहयोग माना जाता है, लेकिन ये बात कही गई है कि जयपुर के आमवासी थे, उन्होंने कैप्टन ब्लैक की हत्या में सहयोग किया था। प्रिचार्ड ने पुस्तक लिखी थी, इनका प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, द म्यूटिनीज इन राजपूताना। इस पुस्तक में उन्होंने ये बात कही है कि ब्रिटिश काल में जो आमजन थे वो ब्रिटिशों से त्रस्त थे और उन्होंने बढ़ चढ़ क्रांति में भाग लिया। अब भारतीय जो सामंतों की सेना, जो क्रांतिकारी थे, वो बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। कभी भी आम जन ने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया, उल्टा इनका सहयोग किया कि आप इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा सकते हैं। इस मामले में हमेशा ही आम लोगों ने सैनिकों का सहयोग किया। आगे देखिए, आपके लुड़लो पर भीमजी राठौड़ का हमला। आप सब जानते हो, जब सदरलैंड ने जोधपुर किले पर अधिकार किया तो वहां पर लुड़लो को पॉलिटिकल एजेंट बनाया। लेकिन इस बात से जोधपुर के आम नागरिक इतने दुखी थे कि जब ये लुड़लो आपके जोधपुर किले में आया तो भीमजी राठौड़ के नेतृत्व में लोगों ने इस पर हमला कर दिया। जो चेलावास युद्ध होता है, जो हम पढ़ेंगे आउवा के क्रांतिकाल में, तो चेलावास युद्ध में अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाला काम आम नागरिक द्वारा किया गया। और कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह थे, वो आम लोगों से इतने डरे हुए थे कि जब मेक मोशन की हत्या हुई तो इस मेक मोशन की हत्या पर उन्होंने आपके दुख भी प्रकट नहीं किया, क्योंकि आपके तख्त सिंह को ऐसा लगा कि अगर मैं मेक मोशन की हत्या पर दुख प्रकट करूंगा तो आम लोग मुझे अपनी गद्दी से ही हटा देंगे। तो ये सारे उदाहरण देखिए आप, इन उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेजों के समय हमारे राजपूताना के जो सामंत हैं वो भी अंग्रेजों से दुखी हैं, राजा वे भी अंग्रेजों से दुखी हैं, और जो आम जन साधारण नागरिक हैं वो भी अंग्रेजों से दुखी है। हालांकि राजाओं ने अंत में जाकर कंपनी का सहयोग किया है, लेकिन जो सामंत और जो आम जन है
उन्होंने हमेशा ही क्रांतिकारियों को सहयोग दिया है और क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया है। तो आज की इस कक्षा में साथियों हमने सबसे पहले जो क्रांति के प्रमुख कारण हैं, तो क्रांति से पहले की स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया है। कारणों में हमने एक ही कारण पढ़ा है और वह कारण था आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हमने देखा है कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने हमारे रियासतों में हस्तक्षेप किया है, जैसे मारवाड़ में, डूंगरपुर में, जयपुर में, कोटा में, करौली में, अलवर और भरतपुर में, और किस प्रकार उन्होंने सामंतों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है। उनकी सेना को गैर आवश्यक बना दिया, उन्हें करदाता बना दिया, उनके खिलाफ मुत्सद्दी वर्ग को खड़ा कर दिया, उनके विशेष अधिकार छीन लिए, उनको अप्रभावी बनाने का प्रयास किया और सामंतों में किस प्रकार भेदभाव कर रही कंपनी, ये बात हमने देखी। फिर कंपनी के भेदभाव के प्रतिक्रिया रूप में सामंतों ने कैसे क्रांति का मार्ग चुना, कैसे ब्रिटिश क्षेत्रों में लूटपाट को बढ़ावा दिया, और अंत हमने देखा कि आम जन भी क्रांति कार्य में या क्रांति का सहयोग क्यों किया। ये सारी बात हमने आज की कक्षा में पढ़ी है। अब हम अगली कक्षा में और जो आपके इसी क्रांति के जो अन्य कारण हैं उनकी चर्चा करेंगे और फिर हम क्रांतिकालीन जो स्थिति है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।